बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने इकाई 3 में हमारा लगा हुआ टॉपिक है अरस्तू का त्रासदी विवेचन सिद्धांत। और अरस्तू के 3 सिद्धांतों का जिक्र यहाँ हमने किया है। एक अनुकरण सिद्धांत हो चुका है, दूसरा आता है त्रासदी सिद्धांत, तीसरा आएगा अ, हमारा विरेचन सिद्धांत। ठीक है, तो अनुकरण के बाद त्रासदी आता है और त्रासदी से बिल्कुल लगा हुआ है विरेचन। ठीक है, मतलब त्रासदी का ही अरस्तु जी ने विरेचन कर दिया है। त्रासदी का मतलब है एक तरह से दुखांत घटना से, दुखांत भावों से, मतलब दुखांत भावों की शुद्धि करना ही विरेचन, मतलब दुखांत भावों को उन्होंने शुद्ध करके विरेचन सिद्धांत निकाला है। ठीक है, ये बड़ा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। आपको कहीं कहीं जब न समझ में आता है तो आपको बड़ा कठिन प्रतीत होता है, लेकिन जब ये शब्द ये समझ में आ जाता है फ्रेंड तो इतना ईजी लगता है। तो ये पूरा जो साहित्य शास्त्र है केवल समझने की विषय है, आप इसको रट नहीं सकते हैं। एक बार आप समझ लेंगे तो सभी भाव आपके समझ में आ जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। ये जो त्रासदी है फ्रेंड्स, ये सभी जानते हैं कि इसको कहीं कहीं पर कॉमेडी कॉमेडी भी इसका शब्द आता है, त्रासदी कॉमेडी। और सर्वप्रथम जो इसका विकास हुआ था तो इसका यूनान में हुआ है ना। आप जानते हैं कि ये यूनानी विचारक हैं अरस्तु, प्लेटो और लॉन्जाइनस। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताएं मुख्य रूप से काव्य शास्त्र में मिलती हैं। ठीक है, उन्होंने काव्य की रचना, संरचना और प्रभाव तीनों पक्षों पर विचार किया है, किंतु जितना विचार उन्होंने त्रासदी की संरचना पर किया उतना किसी अन्य विषय पर नहीं। पश्चिम में त्रासदी का सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ है, क्योंकि वहीं उनका सर्वप्रथम सर्वांगीण विकास हुआ है। आगे बात करते हैं। अरस्तु ने से पूर्व प्लेटो ने भी त्रासदी पर अपने विचार प्रकट किए हैं, परंतु फिर भी अरस्तु ने ही सबसे पहले त्रासदी का गंभीर विवेचन किया है। ठीक, एक तरह से बताऊं तो त्रासदी एक बहुत बड़ी बात है। हम सभी आजकल त्रासदी का शिकार हैं, पर हम जानते नहीं हैं। हम तो यहाँ पाश्चात्य काव्य की भाषा आज समझ लेंगे तो हम समझेंगे कि त्रासदी आती कहाँ कहाँ से है। ठीक है, इन्होंने त्रासदी के 6 तत्व बताए हैं। अब वो 6 तत्व इतने मजेदार हैं, यदि आप वो समझ लेते हैं तब आपको पता लगेगा कि वाकई हम त्रासदी का शिकार रहते हैं और इन त्रासदी का निवारण हम कैसे कर लें, इसका भी बहुत अच्छा बताऊंगी। तो क्लास को बढ़िया लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट जरूर हमें बताइएगा कमेंट में कि क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई। नहीं आती है तो भी आपको बताना है, समझ में आती है तो भी आपको बताना है, क्योंकि संप्रेषण का जो सही अर्थ है, जब तक आपका फीडबैक नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि संप्रेषण सही रूप से हुआ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। बात करते हैं प्लेटो ने काव्य का वर्गीकरण करते हुए त्रासदी और कामदी, ठीक है, इसको कॉमेडी और कॉमेडी दोनों के संबंध में अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार त्रासदी महाकाव्य से निम्न कोटि का माना जाता है और परंतु अरस्तु के विचार से इस संबंध में कुछ भिन्न होने के कारण उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के त्रासदी विवेचन का खंडन कर अपने त्रासदी सिद्धांत की स्थापना की, है ना। इन्होंने अरस्तु जी के, प्लेटो जी के सभी सिद्धांतों का खंडन करके एक नया विचार प्रस्तुत किया, क्योंकि ये साहित्य की दृष्टि से विवेचन कर रही थी। और प्लेटो जी जो थे वो दार्शनिक राजनीतिक होते हुए भी राजनीतिक और दार्शनिक दृष्टि से ही साहित्य का विवेचन कर रही थी। तो अरस्तु ने त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। मैं इसका आपको भावार्थ समझाना चाहूंगी कि जो समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। अब ये कहते हैं कि त्रासदी वो है कि जो कहीं पर नाटक हो रहा है, रंगमंच प्रस्तुति चल रही है, अब उसको हम जब देखते जाते हैं तो हम उसी में बिल्कुल भाव विभोर इतना हो जाते हैं कि रोना धोना हम भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि ये जब होता है तो कैसे होता है, अलंकृत मतलब भाषा को इतना अलंकृत, इतना सजा दिया जाता है कि हम उसी में भाव हो करके उसी में बिल्कुल जुड़ करके उसी के अंदर समा करके और हम भी त्रासदी का शिकार हो जाया करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये भावार्थ इसका यही निकल के आ रहा है। डॉक्टर नगेंद्र में भी त्रासदी का अर्थ बताया है कि त्रासदी की इस परिभाषा के अनुसार कहा जा सकता है कि त्रासदी दृश्य काव्य का एक भेद है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने उनकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि त्रासदी क्या है, तो दृश्य काव्य का एक भेद है ना। बात भी सही है, जब भी हम कुछ, जितना हम कुछ देखते हैं टीवी में, सीरियल में या फिर कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी देख रहे हैं ना, तो हम बिल्कुल उसी में खो जाते हैं और लगता है कि अरे भाई
इतना ऐसा नहीं होना चाहिए था। माने त्रासदी को बिल्कुल हम ये नहीं समझ पाते हैं, ये जो भाव है सब ऐसे व्यर्थ हैं, है ना? ये व्यर्थ का मतलब काल्पनिक दिखाता है और हम उसी में बिल्कुल ऐड उसको जोड़ करके उसको वास्तविक जीवन में ला करके और अपनी ज़िंदगी हम खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। आप एक बात सोचिएगा, टीवी पर जितने कार्यक्रम दिखाए जाते हैं सब काल्पनिक हैं, सब काल्पनिक है, लेकिन आप आज का जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, 90% उसी बात को उतार करके वही रोना-धोना, वही पहनावा, वही खान-पान, वही संस्कृतियाँ, मतलब काल्पनिकता को देख-देख करके उसी संस्कृति को ऐसे अपना रहे हैं, मानो अपनी ही ज़िंदगी, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी, हमारी बुजुर्ग महिलाएँ भी वही टीवी का जितना देखेंगी ना, उतना ही पहनना, ओढ़ना, ढोढ़ना सब मतलब सब कुछ चेंज हुआ। तो ये क्या है? एक तरह से त्रासदी है। तो कहते हैं कि त्रासदी दृश्य का एक भेद है। इसकी कथा वस्तु गंभीर होती है। इसका एक निश्चित आयाम होता है और यह अपने आप में पूर्ण होती है। अर्थात इसमें जीवन के गंभीर पक्ष का चित्रण होता है। त्रासदी के मूल भाव करुणा और त्रास होते हैं। ठीक है, देखो ये देखो करुणा बहुत बड़ी बात हो रही है, करुणा होते हैं। जितना हम में करुणता के साथ व्यक्त करेंगे अपने भाव को, उतना ही सामने वाले के अंदर त्रासदी का भाव उत्पन्न होता जाएगा। इन भावों को उद्बुद्ध पर विवेचन पद्धति से मानव मन का परिष्कार त्रासदी का मुख्य उद्देश्य होता है। त्रासदी की शैली भावपूर्ण और अलंकृत होती है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंगों का विवेचन संरचनात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति से किया है। उन्होंने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग बताए हैं कि त्रासदी के जो अंग है, त्रासदी सबसे पहले आती कहाँ से है? तो सबसे पहले तो वो कथानक को मानते हैं कि कथानक से ही त्रासदी का विकास होता है। यानी कहते हैं कि अच्छा, कथानक को वो कहते हैं कि जितना होता है सब कुछ कथानक में ही सुनिश्चित कर दिया जाता है। क्योंकि और आप एक चीज़ देखेंगे, नाटक के जो तत्व हैं तो उनके भी 6 तत्व माने गए हैं। तो वैसे ही त्रासदी का जो एक तथ्य आप लें, तो त्रासदी को नाटक के रूप में यदि आप इसको पकड़ें, इसके भाव को, तो उसी तरह यहाँ भी अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व स्वीकार कर दिए हैं। और कथानक को कहते हैं कि कथानक त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास, यानी घटना जो पूरा है वो कथानक को समझ कर किया जाता है। कथानक में तो घटना का ही वर्णन होता है। ठीक है, कथानक क्या है? कथानक में ही पूरी घटना आ जाती है और कथानक को पढ़ने के बाद आपको चरित्र चित्रण, ठीक है, चरित्र चित्रण होना चाहिए था, यहाँ पर उन्होंने चित्रण किया है केवल। यानी चरित्र चित्रण क्या है? तो पात्र चित्रण है। ठीक है, कथानक में नायक की बात होती है, फिर नायक के चरित्र की बात होती है। यहाँ पर ये पदावली या भाषा इसको कहते हैं। ठीक है, इसको भाषा भी कहते हैं। पदावली को भाषा भी कहते हैं। अब आप मत सोचना कि पदावली क्या है, पद हैं, इसको मतलब पद विन्यास या भाषा भी कहते हैं। और साथ ही इस पर विचार आता है। विचार कैसे, थॉट्स कैसे निकलते हैं। एक जब त्रासदी का जो एक माहौल क्रिएट हो जाता है तो उसका कथानक कैसे होता है, उसका चरित्र चित्रण कैसे आता है, भाषा कैसे निकलती है, उस भाषा से विचार कैसे निकलते हैं, और जो विचार निकल कर आते हैं तो उसका दृश्य विधान कैसा होता है। मतलब वहाँ पर एक आप एक किसी मनुष्य को खड़ा कर लिया, किसी नाटक पर चल रहे, रंगमंच पर चल रहे नाटक का दृश्य आप बना लीजिए अपने अंदर स्मृति पटल पर, और फिर इसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। गीत के माध्यम से भी अरस्तु कहते हैं कि त्रासदी का बड़ा बढ़िया गीत के माध्यम से त्रासदी को देखा जाता है ना। अभी कोई गाना चल दे, कोई रोने धोने वाला, तो इतना बढ़िया आप लोग के अंदर त्रासदी का भाव समा जाता है, तो आप भी उसी भाव में बिल्कुल डूब जाते हैं। तो वही कि गीत के माध्यम से भी त्रासदी का वर्णन होता है। चलते हैं आगे, बड़ा बड़ा सूक्ष्म बताऊंगी आपको। ठीक है, काफ़ी विस्तार से मैंने इस पीडीएफ को लिया है, क्योंकि ये पीडीएफ आपको बता दूं पूरे पेड कोर्स वालों को हमारे पास है ये, क्योंकि एक बार वो त्रासदी को पढ़ लेंगे तो वो जीवन में कभी त्रासदी को भूलेंगे नहीं। तो मैंने कहा कि जो चीज़ें पढ़ाओ तो उसको अधूरा मत बताओ, उसको पूर्ण बताओ, संपूर्ण बताओ। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनमें से कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं। ठीक है, इन्होंने जो कथानक लिया, चरित्र को लिया और विचार को लिया, तो वो कहाँ अनुकरण के विषय को से उठाया है। अनुकरण सिद्धांत आपने पढ़ा है अरस्तु का। और दृश्य विधान अनुकरण की पद्धति है, और पदावली यानी भाषा और गीत अनुकरण के क्या है, माध्यम है। यहाँ पर टाइप मिस्टेक हुआ है, हमारे पेड कोर्स वाले देख रहे होंगे तो इसको सुधार लेंगे। ये मध्यम नहीं माध्यम है। ठीक है, जिन्होंने लिख लिया है वो सुधार कर लेंगे। चलिए बात करते हैं कथानक की। तो इन तत्वों में सबसे अधिक महत्व अरस्तु ने कथानक को दिया। वे कथा वस्तु को प्रबंध काव्य मात्र का और विशेष रूप से त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण अंग, त्रासदी की आत्मा मानते हैं। कथानक को अरस्तु सर्वोपरि महत्व देते हैं। इसका प्रमाण
यह है कि उन्होंने जितने विस्तार से कथानक के विविध पक्षों पर विचार किया है, उतना किसी और तत्व पर नहीं। उन्होंने कथानक पर आधार, विस्तार, संरचना, भेद, वस्तु विधान सभी दृश्यों पर विचार किया। यानी कहते हैं कि देखो कथानक क्या होता है, जिसमें सब कुछ आ जाए। कथानक है, आप मान लो कोई कथा या कहानी लिख रहे हैं, कोई नाटक लिख रहे हैं, एकांकी लिख रहे हैं, तो आपको कथानक में मतलब उस नाटक का सार तत्व या सारांश आपको रख देना पड़ेगा कि कथानक में क्या क्या आता है। तो वो कहते हैं कि विस्तार रूप, उसका संरचना, उसके भेद, उसके वस्तु विधान सभी को कथानक में ही रख दिया जाता है। आगे कहते हैं कि त्रासदी के कथानक के अरस्तु ने 3 मुख्य स्रोत बताए थे। दंत कथाएं, ठीक है, दंत कथाएं क्या है, जो कथाएं ऐतिहासिक हैं, जो प्रचलित कथाएं हैं वो दंत कथाएं हैं। फिर साथ में कहते हैं कि त्रासदी में और क्या क्या आता है कथानक में, तो कल्पना का समावेश होता है और साथ ही ऐतिहासिक बातों का भी समावेश होता है। तो अरस्तु कहते हैं कि दंत कथा मूलक साहित्य को वे सर्वोत्तम मानते हैं। ठीक है, जो दंत कथाएं, आजकल आप एक चीज देखेंगे कि दंत कथाओं के आधार पर कितने नाटक, कितने उपन्यास, कितनी कहानियां, यहाँ तक कि कितनी कालजयी कृतियां भी लिखी जा रही हैं दंत कथाओं के आधार पर। आप देखेंगे टीवी के जितने सीरियल आते हैं सब दंत कथाओं पर ही आधारित है, ना कहीं के कुछ काल्पनिक हों, है तो सभी काल्पनिक ही, मतलब कल्पनाओं पर कुछ ऐसे ही, मतलब झूठी कथाएं, मिथ्या कथाएं भी ज्यादा आती हैं, मतलब होता वास्तविक में ऐसा कुछ नहीं है तब भी दिखाया जाता है, लेकिन दंत कथाएं ज्यादातर आजकल दिखाई जा रही हैं। तो क्योंकि उसमें विद्यमान के साथ अविद्यमान के समन्वय का अवकाश होता है, सत्य के साथ कल्पना का सत्यांश अपनी विश्वसनीयता के कारण महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत बड़ी बात करी, यहाँ समझने वाली बात है। मैंने वीडियो को स्टार्ट कर या तभी मैंने कहा है फ्रेंड्स कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र समझने का विषय है, इसको आप रटा नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ लेंगे एक बार तो आपके जो थोड़ा सा भी भाव आपके अंदर, आपके दिमाग पर बैठ गया, तो त्रासदी आपको समझ में आ जाएगी क्या है। तो ये कहते हैं कि जो यहाँ पर कल्पना है ना, तो सत्य के साथ कल्पना का समावेश ज्यादा है, लेकिन सत्यांश जो है, सत्य है, वो अपनी विश्वसनीयता के कारण ही महत्वपूर्ण है। पर कल्पना क्या है, वो अपनी कल्पना की संभावना के कारण ही बात होती है। बाकी कल्पना का देखो समावेश करने से कोई कथा, कोई दंत कथा वो अपने मूल रूप को प्राप्त नहीं कर पाती है। शेष 2 आधारों को वे अग्राह्य नहीं मानते, किंतु उतना समृद्ध नहीं जितना दंत मूलक साहित्य को। ठीक है, आगे इन्होंने कथा वस्तु के 6 गुण भी स्वीकार किए हैं कि त्रासदी के जो कथा वस्तु है उसके 6 गुण कौन कौन होने चाहिए। तो उसमें क्या क्या होता है, तो एकान्वती होती है, पूर्णता होती है, संभाव्यता है, सहज विकास है, कुतूहल और साधारणीकरण का समावेश होता है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप पढ़ लें। अच्छा हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं वो हमारे कोर्स में, तो यदि वो चाहते हैं इसको, उनको समझ में नहीं आता है, तो एकान्वती, पूर्णता है ना, तो इसका विस्तार यदि ना लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, यदि लिख लेंगे तो भी काफ़ी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा ये बड़ा नहीं है। इसका पूर्णता क्या होता है, तो ये कहते हैं एकान्वती क्या है, चलो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं कुछ चीज़ें। तो एकान्वती पर विशेष देते हुए कहते हैं कि कथा वस्तु की संरचनागत विशेषताओं में अरस्तु ने एकान्वती पर विशेष बल दिया। एकान्वती से उनका तात्पर्य है कार्य व्यापार में एकता, है ना। आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कार्य व्यापार वाला बार बार आपको एक शब्द मिलेगा, कार्य व्यापार, है ना। कहते मतलब त्रासदी का कार्य व्यापार, फिर त्रासदी का है ना, कार्य व्यापार गंभीर होता है, पूर्ण विस्तृत होता है, ऐसा कार्य व्यापार बार बार मिलेगा। तो कार्य व्यापार से आता है एकता, अर्थात कथानक में विविध प्रसंगों की अनिवार्यता। इसमें ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें परस्पर आवश्यक और संभाव्य संबंध हो, एक कार्य व्यापार उसका केंद्र बिंदु। यानी कोई जो कथा वस्तु है वो एकान्वती एक ही लय में चलती जाए, ठीक, एक ही लय में चलती जाए। फिर जो कथा वस्तु है, यानी इन्होंने अब बात हो रही किसकी, कथा वस्तु की ही बात हो रही। कथा वस्तु के यहाँ पर 6 अलग भेद उन्होंने किए हैं। तो इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, तो आप इसको पढ़ लें, सभी मित्र पढ़ लीजिएगा। जिसको जो समझ में ना आएगी बताइएगा, बाकी ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये चीज़ जब आप समझ लेंगे, कुतूहल क्या है ना, कुतूहल जो अंदर से आपके जो प्रेक्षक या दर्शक के अंदर जो भाव निकल कर आता है ना, वो कुतूहल हो गया। ठीक है, सहज विकास क्या है, तो देखो कथा का जो विकास है, कथानक का, वो सहजता के साथ विकास होता चला जाता है ना। ज़्यादा यहाँ पर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, असंभाव्यता का अर्थ है कि जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं, ठीक है, घटित हो चुकी हैं, अभी तो जो घटित हो सकती हैं, एक संभावना लगा देना कि अभी कोई नाटक चल रहा है तो युद्ध हो रहे हैं, तो हम एक संभावना लगाते हैं कि जो बड़ा वाला वीर पुरुष है वही जीतेगा, और जो एक
युद्ध में जो ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा नहीं है वो नहीं जीतेगा, तो एक संभावना लगा देना है ना। तो आपको एक नाटक के दृश्य से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने ली है, तो इसको आपको लिखना है, सबको लिख लेना है। आप लिख लेंगे तो लाइफ टाइम तक काम आएगा। साधारणीकरण तो आप सभी जानते हैं, है ना। किसी कार्य व्यापार, किसी चित्र को या किसी दृश्य विधान को देख करके हमारे अंदर भी वैसा ही भाव समाज वैसा ही भाव हम भी उसी तरह अपने आप को रख लें। जैसे यशोदा को देख करके, यशोदा कृष्ण के वात्सल्य भाव को देख करके हमारे अंदर भी एक माँ का रूप आ जाए और कृष्ण को हम पुत्र रूप में स्वीकार कर ले, तो वही साधारणीकरण होता है। तो इस तरह हम आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं और क्या है, तो अरस्तु के अनुसार कथानक दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरल कथानक होता है, दूसरा जटिल होता है। उनकी प्रकृति का निर्णय कार्य के आधार पर होता है। सरल कार्य करने वाले कथानक सरल और जटिल कार्य करने वाले कथानक जटिल होते हैं, क्योंकि उनके अनुकार्य वास्तविक जीवन के व्यापारों में भी स्पष्टतः यही भेद होता है। आगे हम बात करते हैं कि सरल कथानक वह है जिसका कार्य व्यापार इकहरा और अविच्छिन्न हो, यानी एक एक लय से चलता जाए, वो सरल है। अर्थात जिसमें स्थिति विपर्य और अभिज्ञान के बिना ही भाग्य परिवर्तन हो जाता है। जबकि जटिल कथानक का आधार जटिल व्यापार होता है। जटिल व्यापार वह है जहाँ भाग्य परिवर्तन स्थिति विपर्य अभिज्ञान अथवा दोनों के द्वारा घटित होता है। जटिल कथानक की प्रकृति इकहरी और गति सरल सपाट नहीं होती है। जटिल कथानक की प्रकृति इकहरी और सरल सपाट नहीं होती है। विविध संदर्भों और आकस्मिक प्रसंग योजना से युक्त उसका घटित विधान अनेक जोड़ी और मोड़ों से गुजरता है, चरम परिणति को प्राप्त करता है, ठीक है। यहाँ पर एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे कि आप अंधा युग नाटक को पढ़ेंगे तो वो सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। बीच बीच में पता नहीं किसका किसका दृश्य आ जाता है, कौन कहाँ से पात्र टपक पड़ता है, तो उसका जो कथानक है वो क्या जटिल हो गया। और सरल है जो कि एक ही लय में चलता जाए। कोई नाटक आप देखते हैं तो बड़ा आपको समझ में आता है, उसका पीछे का दृश्य आपको समझ में आ जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है, अब ये हमारे साहित्य की भाषा में लिखी है, तो आप इसको बिल्कुल परेशान हो क्या लिख गया है, ठीक है। यहीं पर चरित्र चित्रण की बात करते हैं, तो महत्व क्रम में अरस्तु की कथानक के बाद दूसरा आता है चित्रण, जिसको चरित्र चित्रण या चित्रण दिया है, चरित्र चित्रण भी हम कह सकते हैं, करेक्टर कह सकते हैं। तो त्रासदी में आपको पता है कि पतन किसका होता है, सबसे पहले तो नायक का पतन होता है, ठीक है। कथानक का जो नायक है, जो चरित्र चित्रण है, जो पात्र चित्रण है, उसका क्या हो जाता है, पतन होता है। अब पतन होता ही है क्योंकि वो जो एक वीर पुरुष है वो भी कई परेशानियों से निकल कर बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको चित्रण को महत्व देते हैं और चित्रण का मूल आधार उन्होंने पात्रों के चरित्र को स्वीकार किया। देखो वही बात यहाँ जो कह दी वही बात है। अरस्तु के चरित्र चित्रण के 6 आधारभूत सिद्धांत स्वीकार किए हैं। रचना के चरित्र चित्रण, ठीक है, के लिए इन्होंने 6 बातों पर ध्यान देते हुए बताया है कि उसमें क्या है, उसमें भद्रता आती है, औचित्य आता है, जीवन के अनुकूल एक रूपता भी आती है, संभाव्यता भी आती है, सच्चाई और आदर्श, ये चरित्र चित्रण के क्या है, आवश्यक तत्व हैं। अब आपने शायद ही कभी पढ़ा हो कि कथानक के तत्व 6 होते हैं, फिर चरित्र चित्रण के भी तत्व 6 होते हैं, तो इतनी बातें इसमें भी चरित्र चित्रण में समाहित होती हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात उनके अनुसार यह है कि चरित्र भद्रा हो। यदि उद्देश्य भद्र है तो चरित्र भी भद्र होगा। चरित्र की व्यंजना किसी भी वक्तव्य कार्य व्यापार से ही हो सकती है। अरस्तु स्त्री को कुछ निम्न स्तर का और दास को बिल्कुल ही निष्कृष्ट जीव मानते थे, परंतु इस संभावना से इनकार नहीं करते थे कि भद्रता हर वर्ग के पात्र में संभव है, ठीक है। अरस्तु कहते हैं जो चरित्र चित्रण है उसको अब भद्रता या अभद्रता कुछ भी आता तो है, पर जरूरी नहीं है कि सभी पात्र भद्र ही हों, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात यहाँ पर लिखी नहीं। औचित्य की बात फिर कही गई है ना, यथार्थता, सभी की बात को स्पष्ट कह दिया गया है। तो मैंने आपको इतना बता दिया यहाँ पर कि एक पात्र में या चरित्र में क्या भद्रता होती है, औचित्य होता है। उचित का विवेचन करना ही औचित्य है। जीवन के अनुकूल एक रूपता होती है, संभाव्यता है, यानी चरित्र में जो संभावनाएं आई कि वो किस कार्य को किस तरीके से कर सकता है। सच्चाई, आदर्श, ये इस शब्दों से आप बिल्कुल आपको स्पष्टता है। मैं चाहती कि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और हम कम समय में बात को कह पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, जिनके पास इसका वो है PDF पड़ा हुआ है। और बाकी फ्रेंड्स ज़्यादा आप चाहें तो ज़्यादा लिखिएगा नहीं, जितना आपको लगे कि यहाँ तक हम लिख लें, आप चाहें तो केवल यहीं तक लिख लें, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा। चरित्र को आप लिखना चाहें, जो हमारे नए मित्र हैं देख रहे हैं, तो आदर्श तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक के, और बाकी आगे का पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं विचार की, तो वो त्रासदी के तत्वों के महत्व क्रम की दृष्टि से अरस्तु ने तीसरा स्थान विचार को दिया है। विचार यानी क्या है, थॉट्स है, ठीक है। थॉट्स हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रासदी का जो जन्म होता है वो विचारों से ही होता है ना।
जैसा हमारे अंदर विचार आएगा ना, अभी विचार आता है कि अभी हम बिल्कुल हम कितने गरीब हो गए हैं, क्या विचार आया कि हमारे पास ये परेशानी है, हमारे पास वो परेशानी है, ठीक है। जैसे ही विचार आया वैसे ही त्रासदी का विकास शुरू हो जाता है ना। त्रासदी का विकास शुरू हो जाता है। अब हमारा मन बिल्कुल गिर गया, हम बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। दुखी होना ही तो त्रास है, ठीक है। तो वही त्रास है, और सबसे बड़ा है कि वो विचारों से ही त्रासदी का विचारों के गर्भ से ही त्रासदी का क्या होता है, त्रासदी की उत्पत्ति हो जाती है। तो अरस्तु के अनुसार विचार का अर्थ है परिस्थिति के अनुरूप संभव और संगत के प्रतिपादन की क्षमता, ठीक है। जैसी परिस्थिति बनेगी वैसे विचार आएंगे, तभी त्रासदी का जन्म होता है। और कुछ और खुलासा करते हुए उन्होंने कहा विहकार वहाँ विद्यमान होता है, ठीक है। विहकार है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ का अहंकार होना चाहिए था, वहाँ विद्यमान रहता है जहाँ किसी वस्तु का भाव या अभाव सिद्ध किया जाता है, ठीक है। इसको मैं इस शब्द को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। क्लियर कर दूंगी, मैं डाल दूंगी। या किसी सामान्य तत्सत्य की व्यंजक स्तुति का आख्यान किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विचार की आवश्यकता अरस्तु किसी वक्तव्य को सिद्ध करने या सामान्य सत्य का आख्यान करने के लिए स्वीकार करते हैं। विचार की व्यापकता का अरस्तु ने जिस रूप में निरूपण किया उससे स्पष्ट है कि वे विचार में केवल बुद्धि तत्व की प्रधानता को स्वीकार नहीं करते थे। स्पष्ट उन्होंने कहा भी है कि विचार के अंतर्गत ऐसा प्रत्येक प्रभाव आ जाता है जो वाणी द्वारा उत्पन्न हो। इसके उपविभाग हैं, प्रमाण हैं, प्रतिवाद है, करुणा है, त्रास है, क्रोध की उद्बुद्धि है, अतिमूलन और उन्मूलन, ठीक है। विचार के संबंध में आप इतना लिखना चाहें तो लिख लें यहाँ तक। इसके बाद आप चाहें तो केवल इतना लिख लें कि अरस्तु ने जो का स्वीकार किया है, केवल इतना लिख लें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। पदावली से क्या है, तो पदावली से भाषा से है ना, पद विन्यास से है कि अरस्तु कहते हैं कि जो त्रासदी है वो सबसे पहले जो संवाद चलता है, संवाद से भाव निकलता है और उसी भाव से हमारे अंदर त्रासदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जो संप्रेषण होता है, जो भाषा के माध्यम से जो बात हमारे पास निकल कर आती है, उससे भी त्रासदी का विकास होता है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, जिनके पास PDF पढ़ लेंगे। बाकी आप लगा लेना पदावली के बाद आप कोष्टक में भाषा को लिख लेना, भाषा लिख लेना या पद विन्यास लेना, तो आप समझ जाना कि पद विन्यास या पदावली या भाषा से भी त्रासदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब इनके पास PDF वो पढ़ लेंगे इसके लिए, है ना। मतलब यहाँ उन्होंने लिखा है कि जैसी भाषा आएगी, ठीक है, जैसी भाषा हमारे पास आएगी वैसा ही हमारे पास हमारे अंदर, हमारे हृदय में हमारे भाव, हमारे विचार उत्पन्न होंगे, ठीक है। ये कहते हैं कि इसको पढ़ना बहुत सुंदर, बड़ा सरल है, ये पढ़ लेंगे ना, बहुत सरल है। जो लोग नहीं लिए ही PDF वो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे जाके लॉन्जाइनस ने भी इसका जिक्र किया है अपने उदात्त सिद्धांत में कि अलंकृत पर बल देते हैं कि जैसे मतलब शब्द जितना अलंकृत होगा ना, जितना गुणकारी होगा, जितना गरिमामय होगा, जितना औचित्य होगा सत्य में, ठीक है, जितना उचित का समावेश होगा, वैसे ही हमारी शुद्धता, हमारे शब्दाडंबर के विरुद्ध सतर्कता आती है और उसी प्रकार हमारे अंदर त्रासदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो देख लेना इसको। दृश्य विधान, ये कहते हैं कि दृश्य विधान, दृश्य को देख कर भी त्रासदी की उत्पत्ति होती है। अरस्तु मानते थे कि त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुकृति दृश्य विधान यानी रंगमंचीय प्रस्तुति के बिना भी संभव है ना। अभी देखो हम देख रहे हैं, कोई विधान देख रहे हैं तब तो हम वहाँ हम परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर भाव जो निकलते हैं, त्रासदी वाले भाव वो तो निकलते हैं, पर ये कहते हैं कि उसके बिना भी संभव है। आप कोई चीज़ ना देखें लेकिन थॉट्स, विचार आपके अंदर यदि आ गए हैं तो भी आप दुखी हो जाएंगे। आप करुण रस, आप करुणा मतलब करुणा के तरफ से करुणात्मक भाव आपके अंदर आ ही जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि दृश्य विधान कवि की अपेक्षा मंच शिल्प की कला पर अधिक निर्भर करता है। यानी कहते हैं कि जो त्रासदी का पांचवा तत्व है दृश्य विधान, तो वो यदि कोई चीज़ हम देखते हैं तो रंगमंच पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। बहुत ज़्यादा रंगमंच पर कोई सामने नाटक चल रहा हो तो वहाँ ज़्यादा त्रासदी का विकास होता है, हमारे भावों का ज़्यादा शमन होता है। लेकिन यदि हम सुनकर बात कम होता है, लेकिन दृश्य विधान देख करके ज़्यादा होता है। इससे स्वतंत्र रूप से त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति होती थी, किंतु त्रासदी के मूल प्रभाव के लिए यह सर्वथा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दृश्य विधान एक बाह्य प्रसाधन है। इस प्रकार त्रासदी का आकर्षण प्रस्तुत सापेक्ष नहीं है। आगे एक इम्पॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि अरस्तु ने गीत को भी त्रासदी का अभिन्न अंग माना है, जबकि उसका स्वतंत्र प्रयोग वृंदगान के अंतर्गत होता है। तो ये कहते हैं कि गीत यानी सॉन्ग है जो हमारे भावों की अभिव्यक्ति को भी ताकतवर बनाता है, हमारे भावों को की अभिव्यक्ति को भी प्रकट करता है गीत के माध्यम से, ठीक है। कोई देखो कोई संवेदनाएं हैं, कोई बात है तो हम गीत के माध्यम से भी एक दूसरे तक पहुँचाते रहते हैं,
ठीक है। आगे निष्कर्षतः हम कहना चाहेंगे कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अरस्तु ने काव्य शास्त्र का अधिकांश भाग त्रासदी को समर्पित है। मतलब जो काव्य शास्त्र इनकी रचना है, ठीक है, वो अधिकांश भाग किसको समर्पित है? त्रासदी को समर्पित है। और देखो त्रासदी सिद्धांत लाए क्यों, है ना? ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मतलब कोई बात देख करके सुन करके इतना दुखी हो रहा है, अपने भावों विचारों का इतना दमन कर रहा है, तो वो कहते हैं कि त्रासदी क्यों आती है, क्या क्या देख कर आती है। तो उस त्रासदी का इन्होंने विरेचन सिद्धांत प्रस्तुत किया त्रासदी को हटाने के लिए, और इसी में उनकी प्रतिभा का उत्कर्ष मिलता है। वस्तुतः अरस्तु ने त्रासदी को कला का आदर्श रूप मानकर उसके निमित्त से कला के मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। अरस्तु का मानना था कि त्रासदी मानव पीड़ा की गाथा होते हुए भी हमें इसलिए सुख प्रदान करती है कि प्रथम तो वह हमें जीवन सत्यों से परिचित कराकर हमारे ज्ञान भंडार की अभिवृद्धि करती है। दूसरा, उसे देखते समय साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम भावोन्दोलन और भावमग्नता से उत्पन्न सुख का अनुभव करते हैं। और तीसरी बात कहते हैं कि वह सुंदर कलाकृति होती है जिसे कवि अपनी प्रतिभा, कल्पना शक्ति तथा कलात्मक चातुर्य से मनमोहक बना देती है ना। बहुत बड़ी बात यहाँ निष्कर्षतः कही गई है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि त्रासदी का सिद्धांत आपके समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई तो भी कमेंट करें, है ना, क्योंकि इसका अगला टॉपिक होगा अरस्तु का विरेचन सिद्धांत की। विरेचन सिद्धांत भी बहुत बढ़िया है। यदि आप त्रासदी तब ज़्यादा समझ में आ जाएगी जब आप इसके विरेचन सिद्धांत को पढ़ लेंगे। तो कभी भी आप अरस्तु के अनुकरण, विरेचन और त्रासदी सिद्धांत को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।